लायबिलिटी, है ना, दिस इज कॉल्ड डिमांड। आपने जो अपना पैसा बैंक में रखा है और जब भी आप डिमांड करते हैं तो आपको बैंक वो पैसा देती है, चाहे वो आप एटीएम से करें, चाहे वो आप चेकबुक से करें। तो आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपका बताया अकाउंट में, हमने डीएल और टीएल की बात की है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि हम जब भी बैंक से कोई भी चीज की डिमांड करते हैं और बैंक हमें वो डिमांड का इमीडिएट आंसर देती है, तो हमारे लिए तो वो एसेट है, बट फॉर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, तो लायबिलिटी है। इस कारण से ये नाम है डीएल, मतलब डिमांड लायबिलिटी। और दूसरा टीएल, टीएल का मतलब है टाइम। हमने जो एफडी खोल लिया वो किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने खोला है, हमारे लिए एसेट है, बट फॉर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो लायबिलिटी है। तो डीएल और टीएल, इस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इस दोनों को मिला के एक एब्रिविएशन तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड एनडीटीएल। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एनडीटीएल इन बैंक, तो एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो यहां पे जब हम इसको पूरा मिलाएंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एनडीएलटीएल, उस कंडीशन में ये शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है एनडी और टीएल। तो दो बार जो एल है वो सिर्फ आखिरी में आता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो डिमांड का मतलब है कि जब भी हम डिमांड करें, तो जब भी हम डिमांड करें उसके लिए हमारे पास सिर्फ दो ही अकाउंट है। एक अकाउंट को हम बोलते हैं सीए और दूसरे अकाउंट को हम बोलते हैं एसए। सीए का मतलब है करंट अकाउंट, एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट, और इस दोनों को मिला के जो एक नया एब्रिविएशन तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड कासा। तो आप जब बैंक में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको बोलेगा आपका ब्रांच मैनेजर या ऊपर से, और आपको प्रेशर आएगा कि कासा सर अकाउंट हमें खोलना है। सर आपका वॉइस चला गया, सर वॉइस चला गया। वॉइस चला गया? अभी आया। जब आएगा तो सही बताना कि आ गया क्या। हाँ सर अब आया। ओके। हमने क्या बोला, तो हमने बोला कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को मिला के जो एक नया नाम देते हैं उसको कहते हैं हम कासा। और जब आप बैंक में जाएंगे तो आपसे यही बोला जाएगा कि हमें कासा डिपॉजिट बढ़ाना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज कासा डिपॉजिट। तो कासा डिपॉजिट का मतलब है हमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलना है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। हाँ। अभी आ गया टाइम डिपॉजिट की बात। टाइम डिपॉजिट का मतलब है कि हमने कुछ पीरियड के लिए ज्यादा इंटरेस्ट के लिए हमने क्या किया है, तो हमने उन चीजों को फिक्स कर दिया है फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एफडी एंड आरडी। हम जब भी डिमांड करेंगे तो बैंक इमीडिएट हमारा पैसा सिर्फ इसी दो अकाउंट में दे सकती है, लेकिन हमने चूंकि टाइम के लिए फिक्स किया है, इमीडिएट डिमांड के बाद भी हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा। हमें 2 लाख का एफडी है और एटीएम हम डालेंगे तो पैसा मिलेगा क्या? 2 लाख नहीं मिलेगा जब तक कि हम उस एफडी को ब्रेक नहीं करें। तो इस कारण से उसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड डिपॉजिट की, फिर हम बात करेंगे टाइम डिपॉजिट की। तो अभी जाने कि व्हाट इज सेविंग अकाउंट, व्हाट इज करंट अकाउंट। ये एनडीटीएल आप लिख लीजिए, ये एनडीटीएल आप लिख लीजिए, एनडीटीएल। और एनडीटीएल को फिर दो भाग में डिवाइड कीजिए, डीएल एंड टीएल। एनडीटीएल सबसे ऊपर लिखिए ऐसा, एनडीटीएल, और इसको दो भाग में डिवाइड कीजिए, डीएल एंड टीएल। डीएल का फुल फॉर्म लिखिए, ड्राइविंग लाइसेंस मत लिख लेना, डिमांड डिपॉजिट। डीएल का फुल फॉर्म लिखिए डिमांड लायबिलिटी, टीएल का फुल फॉर्म लिखिए टाइम लायबिलिटी। डीएल को दो भाग में ब्रेक कीजिए, सीएएसए, और उसको कंबाइन करके लिखिए कासा अकाउंट। सीए का फुल फॉर्म लिखिए करंट अकाउंट, एसए का फुल फॉर्म लिखिए सेविंग अकाउंट। टाइम लायबिलिटी को दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, एफडी एंड आरडी। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड
डिपॉजिट, आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो आज के बाद आपसे बोला जाए कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोलना है, इसका मतलब आपको समझना है कि हमें एफडी या आरडी खोलने के लिए बताया जा रहा है। बोला जाएगा कि हमें डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोलना है, इसका मतलब सेविंग और करंट पे हमारा फोकस है। डन, चलो आगे। सर आरडी का फुल फॉर्म क्या लिखा है? रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग डिपॉजिट। हिंदी में हम इसे आवर्ती जमा कहते हैं। आवर्ती, पैसे को तोड़ तोड़ के जमा करना। आएंगे बताएंगे हम क्या है आरडी। अभी लिखो इतनी बात। सुने क्या बोल रहा हूं। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में अंतर महसूस करें। एज ए बैंकर हम क्या चाहेंगे? मैं अगर बैंक में काम करता हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे पास कौन से अकाउंट ज्यादा हो। एज ए बैंकर आपको सोचना है कि मेरे पास एफडी ज्यादा हो, आरडी ज्यादा हो, सेविंग ज्यादा हो या करंट ज्यादा हो। कोई आप लोग में से कोई एक आंसर दीजिए। एज ए बैंकर आपको सोचना है, एज ए कस्टमर नहीं। करंट अकाउंट। क्यों भाई Current करंट अकाउंट account। क्यों? सर एफडी ना। क्योंकि करंट अकाउंट में बेनिफिट्स कम देने पड़ते हैं इसके लिए। बेनिफिट कम नहीं देने पड़ते हैं। नहीं मतलब के साहब ट्रांजैक्शन भी फास्ट रहता है ना उसमें। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। बिजनेसमैन खोलते हैं इसके लिए, और बैंक का प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। ज्यादा कैश आएगा तो वो ज्यादा लोन दे पाएंगे। अच्छा, ज्यादा लोन दे पाएंगे। और कोई? सर फिक्स डिपॉजिट। एफडी फिक्स सर। डिपॉजिट, वेरी गुड। और कोई? सुने, सेविंग अकाउंट हमारा और आपका एक इंडिविजुअल नाम से जो अकाउंट बैंक में आप खोल सकते हैं। कुणाल सिंह के नाम से जो अकाउंट होगा, आपके नाम से जो अकाउंट होगा, राम कुमार के नाम से जो अकाउंट होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल नाम है तो इंडिविजुअल नाम से खोला जाने वाला अकाउंट, चाहे वो सैलराइड अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, लेकिन खुलेगा जिस कैटेगरी के अंदर वो सेविंग अकाउंट ही होगी। तो पहली बात, करंट और सेविंग में यही अंतर है कि इंडिविजुअल नाम से अकाउंट जो खोला जाएगा वो सेविंग अकाउंट होगा। नॉन इंडिविजुअल नाम, जो नॉन पर्सनलाइज नाम है, फोकस कॉम्पिटिशन जोन, किसी लड़के का तो नाम नहीं होगा। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, किसी लड़के का तो नाम, लड़की का तो नाम नहीं होगा। तो नॉन पर्सनल सेगमेंट के नाम से जो अकाउंट ओपन किया जाएगा वो हमेशा और हमेशा करंट अकाउंट होगा। कोई दिक्कत इसमें? सर फिर से बताओ ना एक बार। हाँ, फिर से एक बार बताओ ना। आपका नाम क्या हो बताइए? अंकिता। अंकिता, पूरा नाम बताओ। अंकिता बुद्धभट्टी। अंकिता बुद्धभट्टी एक कंपनी का नाम लग रहा है या फिर एक पर्सन का नाम लग रहा है? पर्सन। हाँ, तो पर्सनल के नाम से जो अकाउंट होगा वो हमेशा सेविंग अकाउंट होगा। लेकिन अंकिता ये बताओ कि आपका कोई फ्रेंड का नाम फोकस कॉम्पिटिशन जोन है क्या? समझा नहीं सर। आपके किसी फ्रेंड का नाम रिलायंस ग्रुप हो सकता है क्या? नो सर। हाँ, तो जो नॉन पर्सनल नाम होंगे, नॉन पर्सनल नाम कहने का मतलब जो कंपनी का नाम होगा, फर्म का नाम होगा, इंडस्ट्री का नाम होगा, है ना, किसी समूह का नाम होगा, सोसाइटी का नाम होगा, तो उसके नाम से जो अकाउंट खोला जाएगा बैंक में वो करंट अकाउंट होगा। बस इतनी सी बात जानना है। राम, सीता, गीता, मोहन के नाम से जो अकाउंट होगा सेविंग होगा, जो इनके नाम से अकाउंट नहीं होगा करंट होगा। क्लियर? हाँ सर समझा। यस। दूसरी बात जाने कि सेविंग अकाउंट अगर हम खोलते हैं तो बैंक हमारे रखे हुए पैसे पे इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन करंट अकाउंट अगर रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने खोल लिया, 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो देयर इज नो इंटरेस्ट
कोई भी इंटरेस्ट हम करंट अकाउंट होल्डर को पे नहीं करते हैं। किसका माइक ओपन है? हम किसी भी करंट अकाउंट होल्डर को चाहे कितनी बड़ी भी डिपॉजिट रखा हुआ है, बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें? तो पहला नाम तो बताया, पहला क्या बताया मैंने? अभी लिखिएगा मत, है ना, अभी सिर्फ सुन के लिखिए। क्या बताया कि किसके लिए है? फॉर हुम। तो मैंने बताया कि ये उनके लिए है जो एक पर्सन होंगे, और ये उनके लिए है जो नॉन पर्सन होंगे। नॉन पर्सन कहने का मतलब कोई कंपनी होगी, कोई फर्म होगी, कोई ग्रुप होगा, या कोई इंडस्ट्री का नाम होगा। ना ऐसे ना हाँ नहीं, अभी सेविंग बैंक लिखो। अभी सेविंग बैंक, अभी हम कासा पे नहीं है, अभी सेविंग बैंक लिखिए और करंट अकाउंट लिखिए। अभी लिखो मत, अभी सिर्फ सुनो। अभी लिखने के चक्कर में कंसेप्ट मत खो दो। किसके लिए है? तो ये पर्सनल के लिए है, ये नॉन पर्सनल के लिए है। दूसरी बात मैंने बताया कि इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में मिलता है क्या? अगर नहीं मिलेगा तो हम ओपन ही नहीं करेंगे, तो पेएबल है इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे नॉट पेएबल। कोई आवाज गया सर। बैंक कोई भी इंटरेस्ट, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है सर, आवाज गया। अभी भी नहीं आ रही आवाज? अभी आई सर। हाँ, तो इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है तो किस बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है? क्या आपने जो पैसे 1 लाख रुपए रखे हैं, तो महीने के अंत में जो 1 लाख रुपए में 5,000, मान लीजिए मेरी सैलरी आई 10,000 रुपए, और ये 10,000 रुपए में मैंने 30 तारीख तक खर्च किए, और अंत में बच गया 860 रुपए। तो क्या 860 रुपए पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, या पूरे मुझे 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप जानिए कि किस बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो वो बेसिस है आपका डेली प्रोडक्ट बेसिस। डेली प्रोडक्ट बेसिस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहां पर तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, तो फिर बेसिस की बात तो आएगी नहीं, है ना। आज मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय जो भी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उतना मिलेगा। कल मैंने अगर 10,000 रुपए निकाल लिए उसमें से, तो 90,000 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय जो भी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कहने के पहले क्या था, 2012-13 में महीने के आखिरी में 31 तारीख को जो आपके अकाउंट में पैसे बच गए, उसमें बैंक इंटरेस्ट देती थी, है ना, वो था मंथली बेसिस। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, वो चेंज हो गया, क्योंकि कस्टमर का उसमें लॉस होता है ना। मान लीजिए 29 तक हमने पैसा रखा और 30 तारीख को हमने खर्च कर दिया, तो 30 तारीख पे हमें इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन आज की डेट में बैंक ने इसे चेंज करके डेली प्रोडक्ट बेसिस कर दिया है। जितना पैसा आज रहेगा उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूएसपी होती है। यूएसपी का मतलब क्या है? मतलब उस खाते में ऐसी प्रॉपर्टी है ना जो उस खाते को छोड़ के और किसी में ना हो। यूएसपी क्या है सेविंग अकाउंट में? यूएसपी ये है कि आपको एक कार्ड दिया जाता है, जिस कार्ड का यूज आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। करंट अकाउंट होल्डर को कोई भी कार्ड नहीं दिया जाता है, लेकिन इनका एक यूएसपी है ना। एक तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, डेली भी नहीं मिलता है, एटीएम भी नहीं मिलता है, तो खोलेंगे क्यों करंट अकाउंट? यूएसपी ये है कि ट्रांजैक्शन का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन। लेकिन आपका बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करने पे रिस्ट्रिक्शन है। यू आर नॉट सपोज टू गो मोर देन 3 times in bank for deposit and withdraw। ये रिस्ट्रिक्शन सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर होता है, क्योंकि हम आपको एटीएम देते हैं, और एटीएम देते हैं तो आप बाहर से डिपॉजिट करो। लेकिन आप मल्टीपल टाइम अगर डिपॉजिट 1 महीने के अंदर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका क्या है? तो आपका कोई ना कोई तो बिजनेस है, आपको खोलना था करंट अकाउंट, आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोल लिया है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिले। इस कारण से बैंक ने क्या किया, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मल्टीपल टाइम आप डिपॉजिट करोगे तो हम आपसे चार्ज ले लेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन है। करंट अकाउंट अगर खोलिएगा हम उस पे इंटरेस्ट तो नहीं पे करेंगे, लेकिन उस पे हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा के आपको नहीं देंगे।
यहाँ पे कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सर ट्रांजैक्शन बोलो बोलो। कार्ड मिलता है किसको? करंट अकाउंट वालों को। करंट अकाउंट वाले को एटीएम मिलता है। मान लीजिए साहब मेरा और आपका एक करंट अकाउंट है, हम दोनों एक कंपनी लगा चला रहे हैं और हमारा और आप मैं दोनों पार्टनर को करंट, देखिए कंपनी है तो कंपनी में क्या होता है कि आपको जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ये कंपनी का पहला रूल है। तो मान लीजिए हम 2 पार्टनर हैं, हम दोनों ने अकाउंट खोल लिया करंट अकाउंट, रात में हम दोनों में लड़ाई हो जाए, एटीएम मेरे पास हो, लॉस किसका होगा? मेरा। बस बात खत्म ना। इसका आंसर करंट अकाउंट में हम एटीएम प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्लियर? फिर वो एटीएम में जाते तो उधर क्यों बताते हो सेविंग करंट? हाँ, तो वो करंट अकाउंट जिसको जो सिंगल ओनर है, मान लीजिए आप एक दुकान चला रहे हैं और उसके ओनर नहीं आप है, प्रोप्राइटरशिप, उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप बेस्ड अकाउंट। मतलब मेरा ये दुकान है और मैं ही उसका सिंगल ओनर हूं, तो सिंगल ओनर अगर रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम देंगे एटीएम। लेकिन सिंगल ओनर नहीं है, कंपनी का अकाउंट है, लिमिटेड अकाउंट है, एलएलपी है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अकाउंट है, उसको हम एटीएम नहीं देते हैं। क्लियर? तो अभी अपवाद में उस प्रोप्राइटरशिप को आप छोड़ दीजिए, आपसे पूछा जाएगा करंट अकाउंट में एटीएम मिलता है क्या? आंसर इज नो और नो। डन सर? यस सर। बोलो। सर कॉपी कर ले। नहीं कॉपी मत करो, अभी और भी है बताने का। बोलो बोलो, पहले कंफ्यूजन पूछो, क्या पूछ रहे कोई? सर वो सेविंग्स अकाउंट में मींस ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपने बोला 3 टाइम्स ही है, तो उसमें कुछ अमाउंट लिमिट रहेगा ना? नहीं, अमाउंट का लिमिटेशन नहीं है, मल्टीपल टाइम्स जाने का लिमिटेशन है। आप सपोज अपने एक बैंक अकाउंट में जाके बैंक से पैसे निकाला, आप एटीएम से निकालो कोई बात नहीं है, लेकिन बैंक में जाके आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे हो तो देखोगे आप तीसरी बार के बाद चौथी बार जैसे ही, क्योंकि अलग अलग बैंकों के अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है, कोई बैंक 5 टाइम्स है, एसबीआई 3 टाइम्स है, तो जैसे ही चौथी बार आप विड्रॉल या डिपॉजिट करोगे ऑटोमेटिक 89 रुपीज 90 रुपीज है ना कैश हैंडलिंग चार्ज को डिडक्ट हो जाएंगे, है ना। तो उसमें अमाउंट का कोई डिसीजन नहीं है, पैसे आप 10 रुपए भी डालो, लेकिन आप बैंक में आप विजिट कर गए, आपका फुटफॉल बैंक में हो गया डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए, क्योंकि इसके लिए बैंक आपको बाहर में ही मशीन दे दिया है। बैंक कहती है कि आप बाहर की मशीन को यूज कीजिए, पैसे डालना है तो सीडीएम मशीन यूज कीजिए, कैश डिपॉजिट मशीन, पैसे निकालना है तो एटीएम मशीन यूज कीजिए। अगर आपके पास एटीएम नहीं है तो नए एटीएम के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। आप बैंक में कस्टमर के रूप में आके डिपॉजिट और विड्रॉ का काम नहीं करें। तो अमाउंट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आने और जाने पर रिस्ट्रिक्शन है इन टर्म्स ऑफ कैश। ओके सर। सर 3 चलो टाइम्स इन आगे। अ डे ना? डे नहीं, मंथ। डे में 3 बार कौन आता है भाई? और एटीएम में कितना रिस्ट्रिक्शन रहेगा? एटीएम में जो रिस्ट्रिक्शन है वो एटीएम क्लास में बताऊंगा। मुंबई जो 6 महानगर है वहां पे 3 टाइम्स है। अपने एटीएम को यूज अगर आप 3 टाइम्स से ज्यादा करेंगे तो चार्जेज लग जाएगा। मुंबई 6 महानगरों को छोड़ के 5 टाइम अपने एटीएम को यूज करेंगे तो चार्जेस नहीं है, लेकिन छठी बार आप यूज करेंगे तो चार्जेस है। तो एटीएम की बात एटीएम क्लास में, अभी सिर्फ सेविंग और करंट की बात एटीएम में बताऊंगा। जब एटीएम के क्लास में आएंगे ना बताएंगे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर यहाँ पे 3 टाइम्स है। Other than these 6 metropolitan city, 5 times you can withdraw without paying any charge to your bank ATM. चले आगे चले। यस सर। पासबुक। सर करंट अकाउंट बैंक से मनी विड्रॉ है? हाँ सर जो करंट अकाउंट होते हैं उसमें क्या डायरेक्ट बैंक से विड्रॉ करते हैं? एटीएम कार्ड तो उन्हें मिलता नहीं है, तो फिर डायरेक्ट बैंक से विड्रॉ करते हैं फिर तो? उनको हम चेकबुक देते हैं मैडम, क्योंकि उनका वेंडर पेमेंट होता है ना या सैलरी पेमेंट होता है। वेंडर पेमेंट मतलब फर्टिलाइजर का अगर दुकान है तो वो फर्टिलाइजर कहीं से मंगवा रहा है, अपने को हम चेक देते हैं तो उनका ट्रांजेक्शन बैंक, क्योंकि देखो एक लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी का जो शॉप होगा वो उसी लोकेलिटी के किसी बैंक में उसका अकाउंट होगा। ऐसा नहीं कि दादर में दुकान चला रहा है और डोंबिवली में वो करंट अकाउंट आके खोलेगा, फिर तो एक बंदा उसका डोंबिवली में आने पागल हो जाएगा।
इसका आंसर उसको हम चेक देते हैं, क्योंकि उसका नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन होता है वो बैंक के थ्रू होता है। और एसबीआई या फिर कोई भी बैंक हो, अदर देन नॉन अकाउंट होल्डर, अदर देन करंट अकाउंट होल्डर, हम आपको एटीएम भी देते हैं, हम आपको चेक भी देते हैं। ओके सर। चले, पासबुक आपको मिलता है सेविंग अकाउंट में पासबुक, यस। करंट अकाउंट में पासबुक, नो। तो यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे स्टेटमेंट मिलता है, क्योंकि एक दिन में उसने 10 ट्रांजैक्शन किए हैं, 10 वेंडर को पेमेंट किया है, 100 इंप्लॉय की सैलरी उसने दिया है, तो उसको पासबुक देंगे तो एक ही दिन में भर जाएगा। इसका आंसर उसको हम स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन एज ए कस्टमर, एज ए सेविंग अकाउंट होल्डर, हम और आप कितना ट्रांजेक्शन करते हैं? मान लीजिए हमारी सैलरी आएगी तो 2-4 बार हम बैंक से निकालेंगे अपने महीने में सैलरी, 2-4 बार हम अपने फ्रेंड रिलेटिव को पैसे ट्रांसफर करेंगे। इसका आंसर हम आपको पासबुक देते हैं। सेविंग अकाउंट होल्डर को पासबुक मिलता है, करंट को नहीं मिलता है। चेकबुक, चेकबुक मिलेगा क्या? दोनों को चेकबुक मिलेगा, सेविंग को भी चेकबुक मिलेगा, करंट अकाउंट होल्डर को भी चेकबुक यहां पे दिया जाता है। इतनी बात सेविंग और करंट में आपको जाननी है। लिखें फटाफट, ऊपर में लिखिएगा डीएल, और डीएल को 2 पार्ट में तोड़िएगा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। उसमें लिखे फॉर होम, तो यहां पे लिखे फॉर इंडिविजुअल, फॉर इंडिविजुअल, यहां पे लिखे हैं फॉर नॉन इंडिविजुअल, नॉन पर्सनल, नॉन इंडिविजुअल, फॉर नॉन इंडिविजुअल, नॉन पर्सनल। यहां पे लिखे रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, यहां पे नॉट पेएबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन, ये लिखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, नो बेसिस। यूएसपी, एटीएम, ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड, पासबुक यस, पासबुक नो, चेकबुक यस, चेकबुक यस। पूछो पूछो, कोई क्वेश्चन भी पूछते रहो जिनके मन में कोई क्वेश्चन है। मतलब यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब वैसी क्वालिटी। अभी अब बताओ कि अब हीरो होंडा ही लोग क्यों खरीदते हैं? उसके माइलेज के कारण खरीदते हैं। बजाज क्यों खरीदते हैं? तो उसके लुक के कारण खरीदते हैं। तो मतलब यूएसपी का मतलब वैसी क्वालिटी, वैसी प्रॉपर्टी जो उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट में नहीं पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड यूएसपी, यूनिक सेलिंग, है ना। आप दिखाओगे, ये कंपनी दिखाती है कि मेरे पास ये यूनिक चीज है, दैट इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसमें एटीएम है, इसमें ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड है। ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड के साथ यूएसपी में एक और चीज ऐड कर लो, दैट इज कॉल्ड ओडी। ओडी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बता देता हूं, ओवरड्राफ्ट क्या। यूएसपी में लिखना, सेविंग अकाउंट की यूएसपी में लिखिए एटीएम, करंट अकाउंट की यूएसपी में लिखिए ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड एंड ओडी। ओडी का फुल फॉर्म लिखिए ओवरड्राफ्ट। हो सर वो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन वो कहाँ से एटीएम से करेंगे कि लाइक? मेरे को ये बताओ कि उसको एटीएम मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो एटीएम में जाने की बात ही खत्म हो गई। अभी मेरा क्या है, तो मेरा सुनो, अभी ध्यान से सुनो। अभी मेरा क्या है, तो मेरा गैस का गोदाम है। मैं मान लीजिए मैं पेट्रोल पंप है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। मेरा एबीसी पेट्रोलियम है, किसी कॉलोनी में मेरा एबीसी पेट्रोलियम है। तो मेरे पास 500 गाड़ी एक दिन में आई, मेरे पास जो पैसा इकट्ठा हुआ वो 10 लाख 15 लाख था। तो मैं 10 लाख 15 लाख जाके क्या करूंगा, तो बैंक में डिपॉजिट करूंगा और क्या बोलूंगा कि ये आईओसीएल को मुझे ट्रांसफर करना है, सो दैट कि नेक्स्ट डे मेरे पास फिर से टैंकर आ सके, है कि नहीं। तो वो बैंक में जाके वो पैसा डिपॉजिट कर सकता है, वहां से फिर एनईएफटी आरटीजीएस कर सकता है। तो बैंक में वो कितनी बार भी ट्रांजेक्शन कर सकता है।
अपने 6 उसको क्या, उसके पास 6 वेंडर है, मान लीजिए उसके पास 10 इंप्लॉय है, 10 इंप्लॉय को पेमेंट करना है, तो 10 इंप्लॉय के नाम से वो चेक इशू कर सकता है ना। तो बैंक के साथ वो कितनी बार भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन उसके पास नहीं रहता है कि वो इतने ही ट्रांजेक्शन कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर के ऊपर है। एटीएम तो मिलता ही नहीं करंट अकाउंट को, तो क्यों जाएगा, जाएगा ही नहीं। बैंक में जाओ, बैंक में जाके कितनी बार पैसा जमा कर सकता है वो। चलो आगे। यस सर। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी, वो कंपनी अच्छी है क्योंकि जनरली करंट अकाउंट उसी लोकेलिटी का होता है, कोई दूर का नहीं होता है, तो बैंक वाले जानते हैं कि ये दुकान अच्छी चलती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको सपोज 2 लाख का ओवरड्राफ्ट दे दिए, है ना, क्योंकि वो बहुत नोन, करंट अकाउंट के जनरली कस्टमर बहुत नोन होते हैं बैंकों के, तो 2 लाख का उसको ओडी दे दिए। मतलब अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं भी है फिर भी वो 2 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकता है। अभी 2 लाख की हमने उसको लिमिट दी है, लेकिन 2 लाख में से 20,000 ही उसने यूज किया है, तो इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करेगी वो सिर्फ 2 लाख पे नहीं करेगी, सिर्फ 20,000 रुपए पे चार्ज करेगी। तो यही अंतर है एक्चुअल लोन और ओडी में। अगर 2 लाख हम एक्चुअल लोन आपको दे देंगे, सपोज पर्सनल लोन हम आपको दे देंगे, तो डायरेक्ट हम 2 लाख पे इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे, भले ही आप उसमें से 2 रुपए यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बैंक को उससे मतलब नहीं है। बैंक विल चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट विच इज डिसबर्स्ड बाय बैंक टू द कस्टमर, दिस इज कॉल्ड टर्म लोन। लेकिन ओडी में क्या है, ओडी में है कि जो विड्रॉल अमाउंट है सिर्फ उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड ओडी। इसका आंसर करंट अकाउंट वाले, मतलब दुकान वाले करंट अकाउंट चाहते हैं सो दैट उनको ओडी मिल जाए। ओडी अगर मिलेगा तो उनको आसानी होता है ट्रांजेक्शन करने में, आसानी से वो पैसा अगर नहीं भी है, पैसा कहीं से आने वाला है, तो उनको मीन द टाइम वो ओडी का यूज कर लेते हैं, उतने पैसे वो भेज लेते हैं। तो दिस इज व्हाट ओडी इज। उसको हम कहते ही हैं ओवरड्राफ्ट, है ना। ओवर मतलब एक्सेस, ड्राफ्ट मतलब विड्रॉल। तो सर ये 2 लाख तक की लिमिट है? नहीं नहीं, कितने बार भी दे सकते हैं, वो तो मैंने आपको एक बताया है, एग्जांपल दिया है। सपोज कोई पेट्रोल पंप है तो उसको हम 10 लाख का देंगे, है ना। एक पान का दुकान है उसको हम 50,000 का देंगे। तो एज पर कस्टमर पोर्टफोलियो, कस्टमर बहुत बड़ा है, गैस का उसका गोदाम ही है, उसके डेली के जो पैसे आते हैं वो 50 लाख रुपए हैं, तो उसको हम 20 लाख का ओडी देंगे। तो कस्टमर के डेटाबेस को देखते हुए, उसके बैलेंस शीट को देखते हुए सीए ये प्रोफाइल बनाते हैं कि इसको हम कितना ओडी दे सकते हैं, तो उसके आधार पर हम ओडी देते हैं उसको, है कि नहीं। ऐसा नहीं कस्टमर बिल्कुल टाई पैंट और शूज पहन के आया तो हम उसको देख के दे देंगे ओडी, ऐसा नहीं है ना। कस्टमर का बैलेंस शीट क्या कहता है उसके आधार पर हम उसका काम करेंगे। सेविंग और करंट में कोई दिक्कत? नो सर। इतना क्लास शांत क्यों हो गया? सर वो जो ओवरड्राफ्ट देते हैं वो कुछ लिमिट के लिए इंटरेस्ट नहीं होता ना उसमें? इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा? जो अमाउंट वो विड्रॉ कर लेगा उस पर हम इंटरेस्ट लेगी ना बैंक। बैंक अपने स्टाफ को फोकट में कुछ नहीं देती है, तो कस्टमर है, उसको हम फैसिलिटी देते हैं, तो फैसिलिटी के एवज में हम उससे चार्ज लेते हैं, पैसा जो यूज करेगा उस पर हम चार्ज लेंगे उससे। लेकिन अगर 2 लाख की हमने लिमिट दे दी तो लिमिट पे हम कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन जो उसने उस लिमिट का यूज कर लिया अमाउंट, उस पर हम उससे इंटरेस्ट ले लेंगे। डन? ओके, हाँ। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, चलो आगे। फिर वो कितने महीने पे लगाते हैं वो लोग, मतलब अभी ओवरड्राफ्ट लिया है तो 1 महीना हुआ नहीं दिया तो क्या चीज नहीं दिया? अमाउंट पे नहीं किया तो अमाउंट पे नहीं किया मतलब उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता रहेगा ना? इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहेगा ना, जब तक उसने अमाउंट पे नहीं किया तब तक इंटरेस्ट चलता रहेगा। अब वो तो करंट अकाउंट का है, उसका तो डेली पैसा इनफ्लो आउटफ्लो हो ही रहा है, वो तो पैसा डालेगा ही उस अकाउंट में, नहीं डालने का सवाल ही नहीं है। नहीं डाल रहा है इसका मतलब वो कस्टमर एनपीए में जाने वाला है, फिर उसके घर पे हम पहुंच जाएंगे कि भाई क्या हो गया तुम्हारे अकाउंट को, है कि नहीं।
वो 4 दिन पैसा नहीं आ सकता है। लेकिन 5 में जिस कस्टमर का डेली का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो कस्टमर डेली आपके बैंक में आता था, डेली वो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जमा करता था, वो अगर 6 दिनों के लिए नहीं आ रहा है, इसका मतलब चाहे तो दुकान बंद कहीं चला गया है या फिर उसके दुकान के साथ कोई हादसा हो गया है, तो ये बैंक वाले जाके चेक करेंगे भाई क्या हो गया। समझे क्या? हाँ सर। सर अभी बोलिए बोलिए। सेविंग्स अकाउंट में अब तो क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी आया है ना? सेविंग बैंक में क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी आया है ना? क्रेडिट कार्ड सेविंग बैंक में मतलब नहीं समझा मैडम। सर मीन्स ये जो क्रेडिट कार्ड जो मिलता है वो करंट वालों को मिलता है कि सिर्फ सेविंग्स वालों को मिलता है, वैसे पूछ रहा है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए इट इज नॉट कंपल्सरी टू कीप योर अकाउंट विद कंसर्न बैंक। क्या बोला मैंने बोला क्रेडिट कार्ड लेने के लिए उस बैंक में आपका अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है। मैं एसबीआई में काम करता हूं और मुझे फोन आता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड से या एक्सिस बैंक से, सर मेरा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मेरा अकाउंट है क्या एक्सिस बैंक में? नहीं है। तो इस कारण से इट इज नॉट कंपल्सरी टू कीप एन अकाउंट विथ एनी बैंक फॉर क्रेडिट कार्ड। इट डिपेंड ऑन कि आपकी जो डेटाबेस है। अगर सैलरी मेरा सेविंग अकाउंट है तो इसका मतलब मेरे पास सैलरी स्लिप होगा। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो फिर मैं क्या हूं? स्टूडेंट हूं, फार्मर हूं। तो अगर स्टूडेंट फार्मर हूं तो मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरा सैलरी स्लिप है तो मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर मैं करंट अकाउंट होल्डर हूं, मेरी बैलेंस शीट है और मेरा बैंक का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, कैश जमा और फ्लो हो रहा है, तो मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आंसर समझ में आया आपको आपके क्वेश्चन का? यस सर। देखिए अभी आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहें तो आपको बैंक देगी या कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि आप जो बैंक का स्टेटमेंट अपना दिखाएंगे उसमें क्रेडिट कहीं से आ ही नहीं रहा है। सपोज आपके सर वॉइस गया आपका। सर वॉइस गया आपका। सर वॉइस गया आपका। कुणाल सर वॉइस गया आपका। आवाज आ रही है ना? नहीं सर लो है बहुत। अभी आ रही है आवाज? हाँ यस सर। हाँ, मान लीजिए अभी आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो क्रेडिट कार्ड वाले क्या बोलेंगे कि मुझे बैंक का स्टेटमेंट दो। बैंक का स्टेटमेंट देख के वो क्या चेक करते हैं कि सैलरी मतलब कहीं से महीने में एक क्रेडिट हो रहा है क्या। तो दिखेगा किसी महीने में क्रेडिट हो रहा है, किसी महीने में क्रेडिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सैलराइड नहीं है, और सैलराइड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। लेकिन आप किसी बैंक को ज्वाइन कर लीजिएगा और उस बैंक में हमेशा आपकी हर एक महीने की फिक्स डेट को आपकी सैलरी आएगी, इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि सैलराइड कस्टमर है, इसको दे दो। और ऐसे भी सिविल और क्रिसिल पढ़ाऊंगा, जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में हम आएंगे तो पढ़ाऊंगा कि सिविल क्या होते हैं, क्रिसिल क्या होते हैं, इकरा सेमरा क्या है। उसमें ऑटोमेटिक वो स्कोर दिखता है आपका, आपके जो ट्रांजेक्शन है उस पर बेस स्कोर दिखता है और उसके आधार पर वो आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं। ओके सर। समझ में आया क्या? यस क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या? यस। चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। बैंक में ऑफिसर बन जाओ, फिर क्रेडिट कार्ड 10 बैंक के कॉल आएंगे। अभी लेने का नहीं, क्रेडिट कार्ड ले लिया। क्रेडिट कार्ड ही पढ़ाऊंगा कि क्यों क्रेडिट कार्ड आखिर जान का जंजाल बन जाता है, क्योंकि उसके बारे में लोग जानते नहीं है। तो जब एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड में आएंगे तो उसके बारे में पढ़ाएंगे। अभी कंसंट्रेशन हमारा टाइम डिपॉजिट के ऊपर है। डिपॉजिट हमारे लिए है, लेकिन माई डिपॉजिट विद बैंक इज लायबिलिटी फॉर द बैंक। इस कारण से हमने टीएल का नाम दिया है, टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी में पहला क्या है? तो पहला है एफडी। एफडी को आज के बाद आप एफडी के नाम से नहीं जानेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और उसको जिस नाम से जानेंगे वो मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, दैट इज टीडीआर। टीडीआर का फुल फॉर्म होता है टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एफडी को एज ए स्टूडेंट आज के बाद आपको नहीं जानना है। एज ए स्टूडेंट आपको एफडी को जिस नाम से जानना है वो है टीडीआर। फुल फॉर्म मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। और उसका जो दूसरा भाई है वो है आरडी, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट ये कहता है कि आप मेरे पास है ना क्या करो
तो वन टाइम पेमेंट करो, वन टाइम, एक ही बार 50,000 आप क्या करो तो मेरे पास डाल दो, एक ही बार 10 लाख रुपए आप मेरे पास डाल दो। तो वन टाइम पेमेंट का फैसिलिटी यहाँ पे पास है। यहाँ पे ये वन टाइम नहीं है, ये मंथली भी हो सकता है या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली भी हो सकता है। आपको एक फिक्स इंटरवल के बाद उसमें पैसा देना है। हरे आपने अगर ऑप्ट कर लिया कि क्वार्टरली तो 3-3 महीने के बाद पैसा देना है, आपने अगर मंथली कर लिया तो हर एक महीने देना है, हाफ ईयरली कर लिया तो हर एक 6 मंथ के बाद देना है। तो ये पहली क्या है तो डिफरेंस है टीडीआर और आरडी में। वन टाइम एफडी में होगा और मल्टीपल मतलब आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम वो आपके आरडी में होगा। एफडी जो मिनिमम अमाउंट के लिए हम कर सकते हैं कैन नॉट बी लेस देन 1,000 रुपीज। 1,000 से कम का आप एफडी नहीं कर सकते हैं, 100 रुपए से कम का आप आरडी नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफडी जो आप करेंगे तो मिनिमम कितने डेज के लिए हम करेंगे? एफडी मिनिमम जितने दिनों के लिए होता है, बैंक पीओ और क्लर्क में कम से कम 25 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एफडी मिनिमम कितने डेज के लिए होगा। तो एफडी कैन नॉट बी लेस देन 7 डेज, आरडी कैन नॉट बी लेस देन 6 मंथ। क्या लिखा है मैंने तो सुनिए आप क्या लिखा है मैंने। मैं आज बैंक में गया, मैंने बैंक वाले को बोला कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, इसका आप एफडी कर दीजिए। तो बैंक वाले ने एफडी कर दिया। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बैंक वाले ने एफडी कर दिया। कल तो ठीक था, परसों भी ठीक था, मैंने बोला था 1 साल के लिए करो, 1 साल के बाद मैं देखूंगा क्या करना है इस पैसे का। कल भी ठीक था, परसों भी ठीक था। 3 दिनों के बाद मेरे घर में अचानक से एक एक्सीडेंट हो गया और मुझे अचानक से उस पैसे की जरूरत पड़ गई। क्या बैंक मुझे मेरा 1 लाख रुपया देगी? नहीं, या नहीं? नहीं। हाँ देखो आंसर तो सर, दोनों देगी। का है। देगी। आंसर तो आफ्टर 7 डेज है। नहीं देगी वो सर, कुछ कट करके अमाउंट देगी। देखो आंसर तो 2 ही हो सकता है, चाहे तो देगी चाहे तो नहीं देगी। नहीं देगी सर। नहीं आधे लोग देगी बोलते हैं सर। देगी, आधे बोलते हैं नहीं देगी। देगी वो, बट एक्चुअल पूरा अमाउंट नहीं देगी वो। कुछ पेनाल्टी रहेगा। देगी लेकिन कट जाएगा। ओके सुने, नहीं देगी सर। क्या लिखा है मैंने 7 दिन, तो उसको आप जान लें। अगर 7 दिन से पहले मैं एफडी ब्रेक करता हूं, बैंक मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करेगी। समझ में आया? मैंने 5वें दिन एफडी ब्रेक किया, बैंक मुझे जो मैंने पैसा रखा था वो पूरा पैसा देगी, 1 लाख रुपए देगी, देयर इज नो पेनल्टी। बट 5 दिन का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इस कारण से नहीं मिल रहा है कि बैंक पहले ही बोलती है कि मिनिमम हम 7 दिन के लिए डिपॉजिट लेंगे। आप आज डाल रहे हो, परसों निकाल रहे हो, तो ऐसा धंधा में नहीं करना है। फिर आप सेविंग बैंक में ही पैसा रखो। तो मिनिमम अगर 8वें दिन हमने एफडी तोड़ा तो 8 दिन का इंटरेस्ट हमें मिलेगा 1 लाख पे। लेकिन अब मैंने 7वें दिन तोड़ लिया, इंटरेस्ट नहीं पेबल होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? अरे आले का समझ में? यस सर। यस सर। यस। आरडी में क्या होगा? अब 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का हमने आरडी किया है। मैंने कहा कि मेरी सैलरी आती है 10,000 रुपए, हर एक महीने 500-500 रुपए बचा लो एसआईपी की तरह। तो अगर मैंने 500-500 रुपए बचाया है तो 6 महीना से पहले मैं अगर तोड़ूंगा तो बैंक मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। 6 महीने के बाद तोड़ूंगा तो मुझे बैंक इंटरेस्ट पे करेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम टर्म डेज, whereas the maximum days है ना, कि कितने मैक्सिमम डेज के लिए हम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डेज इज 10 years और यहां भी मैक्सिमम डेज इज 10 years। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? किसी का एफडी है बैंक में? किसी का एफडी है बैंक में? है सर। 10 साल का खोल सकते हैं है एक साथ सर। में। क्या हो गया? 10 साल का खोल सकते हैं एक साथ, 10 साल के बिल्कुल लिए। खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। ओके सर। किसका एफडी है बैंक में? 5,000। सर मेरा कितने लाख का एफडी है? सर 5 लाख। 5 लाख? अरे तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? 5 लाख का एफडी है, क्या बात? सुनो, 5 लाख का एफडी है, कौन से बैंक में? बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा।
बैंक ऑफ बड़ौदा। द टैगलाइन वाज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। 5 लाख की एफडी है, 5 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? सपोज 6% मिल रहा है आज के डेट में। आपका नाम क्या है साहब? रोहित। रोहित। तो रोहित मेरे को ये बताओ कि 5 लाख पे एक साल में इंटरेस्ट आपने कितना कमाया? सर 6% के हिसाब से। हाँ, कैलकुलेट अब इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा? अरे बैंक वाले को इतना 30,000 कैलकुलेट करना? अरे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो ना, काम खत्म हो गया। सर वही कितना इंटरेस्ट कमाया आपने? 30,000। 30,000 रुपीज। आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। कोई भी टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही अमाउंट बढ़ के 7 लाख हो जाए, क्योंकि आप नेक्स्ट साल आप रिन्यूअल करोगे तो 5,30,000 हो जाएगा ये, अगले साल आप करोगे तो 5,30,000 प्लस 30 प्लस 5 कुछ और। तो अगर मेरा 7 लाख का एफडी है तो मैं इंटरेस्ट कितना कमा रहा हूं एक साल में? 42,000। 42,000। क्या मुझे कोई टैक्स देना पड़ेगा? नो सर। Yes, answer is yes. This is the important question for FD. If interest accrued in a year, in a financial year, more than 40,000 rupees, you are supposed to pay a tax called TDS at the rate 10%. क्या बोलता हूं? फिर से सुने। मैं बोलता हूं अगर एक साल में इंटरेस्ट हम 40,000 रुपए से ज्यादा कमाएंगे, बैंक मुझे अगर 40,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक मेरे एफडी से एक टैक्स डिडक्ट कर लेगी। उस आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक कि आप एफडी का स्टेटमेंट नहीं लीजिएगा। उस टैक्स का नाम है टीडीएस और उसकी परसेंटेज है 10%। कहने का मतलब ये कि अगर मैं 7 लाख का एफडी करता और मैं 42,000 रुपए इंटरेस्ट अर्न करता तो 40,000 से कितना ज्यादा हो गया ये? 2। अरे 40,000 लिमिट थी, 40,000 से कितना ज्यादा मुझे मिला? 2,000। 2,000 रुपए मुझे ज्यादा मिल गया 40,000 से। तो 40,000 से 2,000 ज्यादा मिला तो 2,000 का 10% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। मतलब कितना टैक्स देना पड़ेगा मुझे? 200 रुपए। 200 रुपए। समझ में आया? यस सर। यस, सर, दिस एक इज मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर अभी कोई FD भी क्वेश्चन मत पूछिए जब तक मैं खत्म नहीं करता हूं इस एफडी और आरडी को। पहले सुनते रहो, अपने क्वेश्चन अपने पास रखो। जब मैं ये बताना बंद करूंगा क्वेश्चन पूछने की शुरुआत करना। समझ में आया? टीडीएस की लिमिट आज के रेट में 40,000 रुपए है। अगर ये 40,000 क्रॉस होता है, मतलब किसी कस्टमर को बैंक 50,000 किसी अमाउंट का उसको क्या किया तो इंटरेस्ट दिया, तो 50,000 इज 10,000 इज मोर देन द लिमिट। तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक आपके एफडी से उठा लेगी। टू सेव दिस टीडीएस, फिर से बोलता हूं, अगर गवर्नमेंट पैसा लेती है तो उसको बचाने के तरीके भी देती है। टू सेव दिस टीडीएस, आप स्टूडेंट हैं, कोई हाउसवाइफ है, किसी ने अपना जमीन बेचा है, तो वो तो सैलराइड नहीं है, वो तो पैसा आ नहीं रहा है। टू सेव दिस टीडीएस, बैंक में आपको 2 फॉर्म मिलते हैं। एक फॉर्म का नाम है फॉर्म 15G और दूसरे फॉर्म का नाम है फॉर्म 15H। ये फॉर्म 15G उनके लिए है जिनका एज 60 साल से ऊपर है, और ये फॉर्म 15H उनके लिए है जो सीनियर सिटीजन में बिलोंग करते हैं। वो अगर ये फॉर्म फिल करके बैंक में डिपॉजिट कर दें तो उनके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन ये फॉर्म कौन फिल कर सकता है? एक तो 60 साल से ऊपर का व्यक्ति फिल कर सकता है क्योंकि वो रिटायर हो गया है तो फिल कर सकता है। दूसरा कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, उनके अकाउंट में कहीं से पैसे आए हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन मैं सैलराइड कस्टमर हूं, मुझे गवर्नमेंट पे कर रही है, मैं उसी को क्या करता हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं, उस पर भी मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूं, तो मैं फॉर्म
15H फॉर्म 15G में फिल नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैंने अपने वाइफ के नाम से 20 लाख का एफडी कर दिया, तो उसको मैंने एक डोनेशन दिया, चैरिटी दिया, तो उसके लिए नाम से मैं फॉर्म 15G फिल कर सकता हूं अगर उसके नाम से एफडी है तो। लेकिन मेरी सैलरी ऑलरेडी है जो मुझे गवर्नमेंट ही देती है, उसी सैलरी को फिर से मैं डाल के फिर से गवर्नमेंट से मैं पैसा अर्न कर रहा हूं, तो ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। ये काम एज ए स्टूडेंट आप कर सकते हैं, ये काम एज ए वाइफ कोई लेडी कर सकती है, ये काम कोई सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो गया वो कर सकता है। तो दीज टू फॉर्म्स आर अवेलेबल इन बैंक, Form 15G and Form 15H. Form 15G is for those customer whose age are below 60 years and Form 15H is for those customer जिनका एज 60 साल से ऊपर है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बोल रहा हूँ? यस हाँ सर। हाँ, अभी मेरे से क्वेश्चन पूछो। अभी बाबा का प्रवचन खत्म हो गया, अभी मेरे से क्वेश्चन पूछो। सर ये जो 5 लाख का 6% है वो 30,000 है, तो वो ये ईयर में 30,000 है, नेक्स्ट ईयर में वो 30 + 30 60,000 हो जाएगा, तो बिल्कुल। फिर क्या तो क्वेश्चन क्या है वो उसमें बताओ। टीडीएस कटेगा फिर? कैसे कटेगा मैडम? अभी 5 लाख रुपए है, 5 लाख पे 30,000 उसने कमा लिया, तो 5,30,000 हो गया ना। अगले साल इसको 5,30,000 पे 6% मिलेगा, तो ये लिमिट तो 40,000 से कम ही हो रही है अभी भी आपकी। और उनको जब लग गया कि जब तक ये 7 लाख नहीं पहुंचेगा आपका प्रिंसिपल, देखो 5 लाख ये प्रिंसिपल आज के ईयर में था, अगले साल प्रिंसिपल 5,30,000 हो जाएगा, अगले साल वो प्रिंसिपल 5,65,000 या 5,67,000 हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा ना। वो इंटरेस्ट 30,000 नहीं होगा, 32-33,000 हो सकता है। तो जब तक ये प्रिंसिपल आपके 7 लाख के अराउंड नहीं पहुंचता है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। तब तक आपको टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि 5,30,000 का आप निकालो 6% कितना होता है, 40,000 होगा ही नहीं। 6 लाख का भी यार निकालो, मान लीजिए ये बढ़ के 6 लाख हो जाता है, तो 6 लाख पे 6% मिलता है, इसका मतलब हमको कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ? 36,000 हुए। तो 36,000 तो अभी भी 4,000 लिमिट कम है ना, यस तो नहीं लगेगा। समझा सर। यस। और क्वेश्चन पूछो, फटाफट पूछो, जितने भी क्वेश्चन है सब पूछो। सर वो टीडीएस का बेनिफिट का क्या बोला? फिर से बोलो मैडम। वो टीडीएस में जो बेनिफिट मिलता है, मतलब हाउस वाइफ और स्टूडेंट किसका माइक चालू है? माइक बंद करो, किसका माइक चालू है? 1 मिनट होल्ड करना। हाँ बोलो, फिर से क्वेश्चन पूछो जरा। टीडीएस में लिमिट का बोला ना आपने, तो हाउस वाइफ और स्टूडेंट होंगे, उनकी लिमिट नहीं है क्या? मतलब मैडम आपके घर में टीवी चल रहा है क्या? नहीं, हाँ सर वो आवाज आ रही है थोड़ी। इधर आओ, दूसरे रूम में बैठो ना। सर एक ही रूम है। अच्छा अच्छा, फिर से पूछो, तो जोर से बोलो फिर। सर वो टीडीएस में जो अपने हाउस वाइफ का और वो बोला ना कि हाउस वाइफ और स्टूडेंट होंगे, उनका क्या है मतलब? ओके, अभी बताओ मैडम, हाउस वाइफ क्या सैलराइड होती हैं? नहीं नहीं होती हैं। क्या स्टूडेंट के पास सैलरी आती है? नहीं आती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको जो पेमेंट करते हैं उसी पेमेंट पे फिर से आप इंटरेस्ट अर्न करने के लिए ऑथराइज नहीं है। सपोज मैं बैंक में काम करता हूं और मेरे को सैलरी किसने देती, कौन देता है? गवर्नमेंट देती है ना। मैं फिर से गवर्नमेंट के द्वारा दिए पैसे को ही एफडी डाल के और फिर से गवर्नमेंट को बोलता हूं मुझे इंटरेस्ट पे कर दीजिए, मैं डबल में गवर्नमेंट को चुना लगा रहा हूं, तो मेरे लिए होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर? हाँ सर। लेकिन हाउस वाइफ है तो उसको तो गवर्नमेंट पैसा देती नहीं है, उसको तो कहीं गए तो उसको पैसा आया या उसके हस्बैंड ने पैसा दिया, तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो फिर अपना टैक्स बचा सकती है। कैसे बचा सकती हैं? ये फॉर्म अगर फाइनेंशियल ईयर में फिल करना है, ऐसा नहीं कि एफडी कर दिया, एक बार फिल कर दिया और सो गए घर, पैसा नहीं, हर एक फाइनेंशियल ईयर में जाके आपको ये फॉर्म भरना है। फॉर्म 15G अगर हाउस वाइफ या स्टूडेंट या फिर कोई भी ऐसा फॉर्म 15H भरना है।
इस दोनों में सिर्फ एक डिक्लेरेशन होता है, वो डिक्लेरेशन ये है कि ये जो पैसा मेरे द्वारा जमा किया हुआ है ये डायरेक्ट मेरे को गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ नहीं है। दिस इज ए डिक्लेरेशन फॉर्म इन फॉर्म GNH। सर बोर्ड देखने दीजिए ना। हाँ, अभी क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? चलो क्वेश्चन नहीं है तो इन चीजों को आप लिखें। इतने चीज हमने लिख दिया तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं कि मैंने लिखा क्या है। लिखे टीएल को दो पार्ट में तोड़िए, TDR और RD। TDR का फुल फॉर्म लिखिए टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। FD आज के बाद आप नहीं बोलिएगा एज ए स्टूडेंट, एज ए कस्टमर आप बोल सकते हैं कि मुझे FD करना है, लेकिन बैंक में आप जाइएगा तो आपको TDR नाम सीखना पड़ेगा, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। टाइप क्या है? वन टाइम पेमेंट है। ये क्या है? तो मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली ये सिस्टम है पेमेंट का। मिनिमम 1000, मिनिमम 100, मिनिमम डेज 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि FD मिनिमम कितने दिन के लिए कर सकते हैं? 7 दिन। मैक्सिमम कितने दिन के लिए कर सकते हैं? तो मैक्सिमम इन बोथ FD एंड RD इज फॉर 10 इयर्स। सिर्फ लास्ट के लाइन में जो मैं नरेशन लिखाऊंगा TDS में वो आपको लिखना है, तब तक ये लिखिए। लास्ट का लाइन मैं आपको वर्बली लिखाता हूं कि TDS क्या है। आज तो मैंने सोचा था कि सारा अकाउंट पढ़ा दूंगा, ये तो अकाउंट में थोड़ा सा दिलचस्पी लोगों की ज्यादा है। सर बैंकिंग में सबसे मेन इम्पोर्टेंट वही पे ध्यान देना पड़ता है। ऐसा है क्या? अकाउंट ही ध्यान देना पड़ता है? नहीं, बैंक में सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा आई गेस। हाँ सर बोलो। सबसे ज्यादा अकाउंट्स पे ध्यान देना पड़ता है ना। ओके, ये भी बताऊंगा किसी सर दिन। TDS अमाउंट RD को नहीं है? TDS is applicable both on FD and RD। टाइम डिपॉजिट जैसे ही आएगा, TDS बाबा आ जाएंगे, और TDS बाबा जैसे ही आएंगे तो गवर्नमेंट का एक फिक्स पैरामीटर है 40,000, वो FD हो चाहे RD हो। TDS एप्लीकेबल बोथ में लिखिए, TDS एप्लीकेबल, TDR यस, RD यस। पूछो। सर दोनों में 40,000 लिमिट लिखे ना TDS में। TDS अपने आप में 40,000 का है, तो उसका अकाउंट से कोई मतलब नहीं है कि FD है कि RD है ना? तो दोनों की लिमिट क्या होगी? सेम होगी। लास्ट का एक पॉइंट ऐड कीजिए और जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखिए, स्टार मार के एक पॉइंट लिखिए। TDS इज एप्लीकेबल, स्टार मार के एक पॉइंट लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं। TDS इज एप्लीकेबल on time deposit account। TDS is applicable on time deposit account, that is ब्रैकेट में लिखिए, that is FD and RD। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट deduct TDS at 10%। Income tax department deduct TDS at 10%। Next point लिखिए, TDS is only applicable on time deposit accounts। TDS is only applicable on time deposit accounts where interest accrued, where interest accrued more than 40,000। TDS is applicable only on those time deposit accounts where
interest accrued is more than 40,000 in financial year. financial year की बात कर रहा हूं, अप्रैल से मार्च, in financial year. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डबल स्टार बना के लिखें, इफ पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल, इफ पैन कार्ड जो एनएसडीएल आपको देती है, परमानेंट अकाउंट नंबर उसका फुल फॉर्म है पैन कार्ड का, इफ पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल इन टाइम डिपॉजिट अकाउंट, if PAN card is not available in time deposit account, TDS will be 20%. Sir, what? If TDS? if PAN card is not available in time deposit account, TDS will be 20%. मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि if a customer don't have PAN card in FD account, पेनल्टी कितने का है, कितना परसेंट लगाइएगा पेनल्टी? 20%. हाँ, 10% पेनल्टी लगेगा सर. अरे नकोरे बाबा, 10% पेनल्टी लगेगा सर. 10% पेनल्टी है सर. बट व्हाई जागो ग्राहक जागो सर? व्हाई अरे 10% तो टीडीएस ही है सर. लेकिन 20% पेनल्टी, लाइक अगर किसी का मिनिमम ईयर माइनर रहेगा 16 ग्रुप के नाम पे, तो कितने साल का पैन कार्ड मिलता है बताओ मेरे को? किसने बोला तुमको? बाद ही मिलता है ना? नहीं, अभी मिलता है. If a person having age more than 1 year, he is eligible to have PAN card. समझे? आधार कार्ड कितने साल के बच्चे का बनता है बताओ? सर वही 1 ईयर. हाँ? 5 years. 5 ईयर. क्या हुआ? सर लिटिल कंफ्यूजन हो गया सर. आई गेस मुझे लगता था 18 प्लस होने के बाद ही पैन कार्ड एप्लीकेबल है. नहीं है ना, माइनर पैन कार्ड अवेलेबल है. माइनर पैन कार्ड और मेजर पैन कार्ड में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि अगर 18 प्लस आपका पैन कार्ड है तो आपके पैन के ऊपर आपका फोटो आएगा. अगर माइनर पैन कार्ड है, अगर पैन कार्ड का बनाने वाले का एज बिलो 18 ईयर्स है, तो उनके पैन कार्ड पे एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम एक्सेप्ट फोटोग्राफ. क्लियर? ओके सर. यस. सर तो आफ्टर 18 अपडेट करवाएंगे पैन कार्ड को? यस, आफ्टर 18 आपको पैन को अपडेट करवाना है ना? नहीं तो क्या होता है, पैन कार्ड राम कुमार के नाम से आएगा और वहां पर लिखा रहता है माइनर. किसी बच्चे का पैन कार्ड देखना जिसका एज बिलो 18 होगा, उसके पैन कार्ड पर स्पष्ट लिखा रहेगा माइनर और फोटो नहीं रहेगा. तो ये चीजें आपको आफ्टर 18 अपडेट करनी पड़ेगी. एनएसडीएल में फॉर्म आता है, पैन अपडेशन फॉर्म, उसमें आपको एक कोई जेरॉक्स लेके भेजना है, ऑटोमेटिक आपका सब चीज आ जाएगा, एवरीथिंग. है कि नहीं? आधार कार्ड का क्या है सर, कितने मिनिमम कितनी एज है? सेम मैडम, आधार कार्ड तो हम 2 साल के बच्चे का ही बनवा सकते हैं. There is no age bar on Aadhaar and PAN. अंतर सिर्फ ये है कि पैन कार्ड बनाने के लिए आपको कोई एक डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है. इस कारण से लोग पहले आधार बनवाते हैं, फिर पैन के लिए अप्लाई करते हैं. डायरेक्ट पैन नहीं बनेगा, है ना? तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर आधार एंड पैन, है ना? प्लीज नोट. सर आधार में माइनर का फोटो रहता है ना? पर यस, आधार में फोटो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और उसमें माइनर लिखा हुआ भी नहीं रहता है. अभी मैं क्या पढ़ाऊं वो बताओ? पहले मैं आधार पैन पढ़ाऊं या पहले मैं अकाउंट पढ़ाऊं? सर अकाउंट्स पढ़ा दो सर, थोड़ा सा मिनिमम ये था, इसके लिए क्लियर आउट कर. अच्छा, अभी आपने लिखा क्या? टीडीएस इज एप्लीकेबल. और मैंने अभी जब क्वेश्चन पूछा, मैंने जब क्वेश्चन तोड़ के पूछा तो देखिए कैसे कंफ्यूज कर गए. मैंने पूछा कि पैन नहीं है तो पेनल्टी कितनी परसेंट है? 10%. पैन नहीं है तो पेनल्टी 10% है, लेकिन टीडीएस कितना लगेगा? 10%. 20% टीडीएस लगेगा. क्लियर? समझ में आया? यस सर. नेक्स्ट Yes, पॉइंट लिखे,
Form 15G and H are available. सर वॉइस चला गया सर। वॉइस चला गया? हाँ नहीं अभी सर, आ रहा है। आ रहा है। Okay, Form 15G and H are available. Form 15G and H are available to save TDS. Form 15G and H are available to save TDS. Form वहीं पे ब्रैकेट में लिखिए, Form 15G is for below 60 years of age group. Form 15G is for below 60 years of age group. 15H is for senior citizen group. Form 15H is for senior citizen group. H is for senior citizen group. Next point लिखें. In each financial सर year एक मिनट, एक मिनट। नहीं हटाओ क्या? नहीं, वो हटा, आप फास्ट बोल रहे थे इसलिए बोले स्लो बोल लो। ओके ओके, यस सर। क्या बोल रहा था मैं, बताओ। सीनियर सिटीजन अबव 60 इयर्स 15G and 15H। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। इन ईच फाइनेंशियल ईयर स्लैश, इन ईच फाइनेंशियल ईयर स्लैश। सर नेक्स्ट है क्या? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। इन ईच फाइनेंशियल ईयर स्लैश आफ्टर ईच रिन्यूअल, इन ईच फाइनेंशियल ईयर स्लैश आफ्टर ईच रिन्यूअल। अभी सुने क्या बोल रहा हूं मैं? सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, आपकी वॉइस आ रही है, मे बी उनका कुछ इशू है सर अभी आपकी ईच का बोलो लास्ट टू। फिर से एक बार बोलो जरा, मेरे पास भी ब्रेक हो गया आ रहा है। बोलो बोलो। इन ईच फाइनेंशियल ईयर के बाद आपने क्या बोला था? In each financial year slash after each renewal. Okay. यस सर। हाँ, अभी बाकी को आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ सर। अभी मैंने क्या बोला है इसको सुनिए। आज की तारीख कितनी है? 22 नवंबर। आज है 22 ना? 22/11/2020। आज हमने क्या किया है, तो एफडी बनाया है। तो आज हमने क्या किया, तो इसका फॉर्म 15G फिल कर दिया। ये कब तक चलेगा? ये जो फॉर्म 15G मैंने फिल किया है, ये कब तक चलेगा? एक साल। एक साल नहीं चलता है बाबा। फर्स्ट अप्रैल। फिनेंशियल ईयर की बात करता हूं हमेशा। 31 ये चलेगा कब तक? 31/3/2021 तक चलेगा। ठीक है। आपको फिर से अप्रैल मंथ में किसी भी डेट को, सपोज 5/4/2021 को मैंने क्या कर दिया, मैंने फॉर्म 15G फिर से भर दिए। लेकिन ये रिन्यूअल कब हो जाएगा? तो ये रिन्यूअल हो जाएगा 22/11/2021 को रिन्यूअल हो जाएगा। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब ये है कि मुझे एक तो अप्रैल मंथ में क्या करना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा 15G, और दूसरा इसके रिन्यू होने के बाद भी मुझे क्या फॉर्म 15G देना पड़ेगा। गलती यहीं पे होती है, लोग एक ही बार फॉर्म भर के देते हैं, उनको लगता है कि एक साल के लिए उनका काम खत्म हो गया। ऐसा होता नहीं है। अगर मैं अप्रैल मंथ में बनाया होता तो ये काम होता, मई मंथ में बना लो तो ये काम होगा, लेकिन दिसंबर मंथ में बनाऊंगा तो ये काम होने वाला नहीं है, टीडीएस लग जाएगा। समझ में आया क्या बोला? सर वापस इसका आंसर स्पष्ट मैं आपको लिखा रहा हूं। क्या लिखा है? इन ईच फाइनेंशियल ईयर स्लैश आफ्टर ईच रिन्यूअल
फॉर्म 15G और H हैज टू बी सबमिटेड, लिखे वहां पे, each financial year slash after each renewal form 15G और H is to be submitted। गलती लोगों से ही होती है क्योंकि आधा अधूरा तो पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअल उन्होंने देखा नहीं कि कब लगता है कब नहीं लगता है। रिन्यूअल होगा तो भी देना है, फाइनेंशियल ईयर है तो भी देना है। सर एफडी फॉर्म का एक बार वापिस से बताइए ना, लाइक अगर मैंने 5 अप्रैल 2021 को फॉर्म भरा। हेलो 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 बोलो बोलो। सर अगर मैंने 5 अप्रैल को फॉर्म भरा है रिन्यूअल का और मेरा डेट आज का है 22 नवंबर का, तो मुझे 22 नवंबर 2021 को वापस फॉर्म फिल करना पड़ेगा? यस, यही तो लॉजिक है। सर वो डेट्स का ही नहीं समझा, इसलिए वही वापस बता दो भैया। डेट पे मत जाओ, सिर्फ आप मंथ पे जाओ। बेसिकली आप समझोगे तो आप सिर्फ मान लिया हमने अगर सितंबर मंथ में किया है तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक के लिए एक बार आपको रिन्यूअल, एक बार आपको फॉर्म 15G देना पड़ेगा। फिर आपका रिन्यूअल हो गया सितंबर में, तो सपोज सितंबर में आपने दिया या अक्टूबर में दे दिया तो भी आपको चलेगा। मतलब उस मंथ में आपको एक बार फॉर्म 15G देना है आफ्टर ईच रिन्यूअल। लेकिन आपने अप्रैल मंथ में ही बनाया था तो अप्रैल से लेकर मार्च तक के लिए एक ही फॉर्म 15G चल जाता, क्योंकि आपने एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया था। लेकिन बनाया आपने दिसंबर के लिए, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक चलेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। रिन्यूअल हो गया इसका मतलब नया हो गया वो, तो फिर से नया हो गया तो फिर से अप्रैल तक के डालिए, मार्च तक के लिए डालो, फिर से अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के लिए डालो। नहीं समझ में आया? समझ गया सर। जबरदस्ती का समझ गए कि एक्चुअल में समझ गए? नहीं सर समझ गए कि लाइक अभी मतलब आज अगर फॉर्म भरा तो नेक्स्ट ईयर में वापस अप्रैल में भी भरना पड़ेगा और नवंबर में भी भरना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ बोलो, और किसी के पास कोई कंफ्यूजन? अगर एक समझ में आया क्या? के लिए भरा तो अप्रैल मार्च। क्या हो गया? कौन पूछ रहा है? बोलो बोलो, कोई पूछ रहे थे कुछ, बोलिए ना। हाँ नो क्वेश्चन। अगर मैंने हेलो सर बोलो बोलो सिद्धेश। मतलब मैंने अप्रैल में एक फाइनेंशियल ईयर के लिए भरा अप्रैल टू मार्च, तो एक फॉर्म चलता है कि वापस दिसंबर में भरना? सिद्धेश आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ बोलो सिद्धेश। ठीक है सर अगर ओके, तो ये है आपके एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब अप्रैल के लिए एक ही फॉर्म भरा तो नहीं चलता, मतलब दिसंबर में भरना ही पड़ता है? बिल्कुल भरना पड़ेगा। मैंने स्पष्ट नोट में लिखा दिया है, इन ईच फाइनेंशियल ईयर स्लैश आफ्टर ईच रिन्यूअल you need to submit form 15G or whichever is applicable। अगर सीनियर सिटीजन है तो H और बिलो 60 है तो G आपको देना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। अगर TDS एप्लीकेबल है तो 4 लाख का किया तो TDS लगेगा ही नहीं, तो देने की जरूरत नहीं है। अगर TDS एप्लीकेबल है तो सतर्क हो जाए, नॉन सैलराइड है जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। क्यों 2000 5000 10,000 जो भी टैक्स लग रहा है देने का, नहीं देने का। तो टैक्स बचाने के बहुत सारे उपाय हैं, जिसकी बात संभवतः हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनकम टैक्स के क्लॉज 80C के साथ, कि पीपीएफ में हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं। ये सारे अकाउंट की बात हम संभवतः नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। आज हमने 4 अकाउंट देखे हैं, सेविंग, करंट एंड एफडी एंड आरडी। एफडी को हमने दूसरे रूप में ये बताया कि आज के बाद आप एज ए स्टूडेंट एफडी को टीडीआर के नाम से जानेंगे, फुल फॉर्म ऑफ टीडीआर, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट।
पैन कार्ड इज कंपल्सरी ऑन एफडी एंड आरडी। अगर पैन कार्ड नहीं है तो 10% एडिशनल पेनल्टी लगेगी। कहने का मतलब ये है कि टीडीएस, जिसका फुल फॉर्म संभवतः आप लोगों में से किसी ने ना पूछा और ना मैंने बताया, द फुल फॉर्म इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लिखें फुल फॉर्म, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। पूछो पूछो, कितने भी क्वेश्चन जेहर में सर हो। पता था टीडीएस का फुल फॉर्म। अरे वाह, क्या बात है मैडम, अगली बार सर, पूछूंगा, मुझे नहीं देखना पता तुम था। भूल जाओगी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलिए, तो यहाँ पे हमने चार अकाउंट को समझा है। संभवतः हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की हम बात करेंगे, जिसमें दो अकाउंट को बेसिकली हम तोड़ के देखने वाले हैं। एक पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड एसएसए सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और वहीं पे हम एनआरआई कस्टमर के लिए 3 अकाउंट को तोड़ के देखने वाले हैं। एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, एंड एफसीएनआरबी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। तो ये सारे बैंक अकाउंट की बात नेक्स्ट क्लास में होगी। आज चूंकि ऐसे अकाउंट की बातें हमने की हैं जो आपसे जुड़ा हुआ था, इस कारण से आपके मन में क्वेश्चन ज्यादा था, इस कारण से टाइम भी ज्यादा लगा है। समझता नेक्स्ट क्लास में चूंकि वो आपसे जुड़ा हुआ अकाउंट ही नहीं है, आपने खोला ही नहीं है, इस कारण से ज्यादा सवाल आपके पास होगा ही नहीं। फिर जो मैं बोलूंगा आप आसानी से समझ जाओगे और चुपचाप लिख लोगे। यहीं पे आज से क्लास को हम खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले आपके मन में अगर एक दो क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछिए बिंदास। सर एक डाउट था। 2 पूछो, 1 क्यों? सर वो एफडी के लिए 2 ईयर्स में भी भर सकते हैं ना? एफडी 2 साल के लिए एफडी 2 साल के लिए भी रख सकते हैं ना? अभी मैंने क्या बताया एफडी का? अभी मैंने एफडी का बताया कि मिनिमम 7 दिन है, मैक्सिमम 10 साल है। आप 7 दिन से ज्यादा, आपको 1 साल रखना है 1 साल रखिए, 2 साल रखना है 2 साल रखिए, 5 साल रखना है 5 साल रखिए। .75 देंगे तो आपको जो इंटरेस्ट चूज करना है जिस ड्यूरेशन का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पैसे का जरूरत 5 साल तक नहीं पड़ेगा और 5 साल के लिए मेरा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं उसको ऑप्ट करूंगा। सर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, जब पहली बार जब इंटरेस्ट चार्ज होता है तो क्या हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे चार्ज होता है? नेक्स्ट टाइम जब हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता है तो जो हमारा मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है जितना अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बिकम योर प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। तो बैंक में जो भी चलता है वो कंपाउंड में चलता है। आज अगर 5 लाख मेरा प्रिंसिपल है, उस 5 लाख पे 50,000 मुझे इंटरेस्ट हो गया तो नेक्स्ट ईयर के लिए 550 इज माय प्रिंसिपल। किसका ये चल रहा है यार? नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया तो 550 इज माय प्रिंसिपल। अब उस 550 पे मुझे 60,000 इंटरेस्ट मिल गया तो फॉर नेक्स्ट ईयर क्या हो गया कि 10,000 इज माय प्रिंसिपल है। तो ऐसा चलता है कंपाउंड में। ओके यस सर। यस। और किसी के पास कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, तो यहीं पे हम क्लास को ड्रॉप करते हैं और आपसे गुड नाइट करते हैं। नेक्स्ट संडे हम मिलेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट सर।